नमस्कार, वेलकम टू एग्जाम्सार। आज है 19 जुलाई 2022 और 19 जुलाई 2022 की जितनी भी डेली इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उन सब को कवर करेंगे एमसीक्यू के रूप में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स की क्वेश्चन नंबर 1 से। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के आयोजन के लिए किस शहर को चुना गया है? तो ऑप्शन 1 है बर्लिन, ऑप्शन 2 दुबई, ऑप्शन 3 टोक्यो, ऑप्शन 4 बीजिंग। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए चुना गया है जापान के शहर टोक्यो को, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। ठीक है जी। अभी 2022 के कहाँ हो रहे हैं? तो 2022 के हो रहे हैं ओरेगोन यूएसए में। एक बात आप यहाँ याद रख सकते हैं, इसका आयोजन जो है वो हर 2 साल में एक बार होता है और 2021 में इसका आयोजन होना था, लेकिन पेंडेमिक यानी कोरोना की वजह से इसको टाल के अभी हो रहे हैं ये 2022 में। अगले होने यानी 2023 में कहाँ होंगे? तो बुडापेस्ट हंगरी में होंगे। ठीक है जी। और 2025 के लिए तो टोक्यो को चुना ही गया है। तो ये 21 के थे जो 22 में हो रहे हैं, यानी 21 के बाद 23 में होंगे बुडापेस्ट में और 25 में होंगे टोक्यो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लॉन्ग जंप मेंस इवेंट में फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने हैं। ऑप्शन 1 है प्रेम कुमार, ऑप्शन 2 अंकित शर्मा, ऑप्शन 3 अमृतपाल सिंह, ऑप्शन 4 मुरली श्रीशंकर। तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जो मेंस का लॉन्ग जंप का इवेंट होता है उसमें पहुंचने वाले पहले भारतीय बने हैं फाइनल में। ये हैं मुरली श्रीशंकर, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। ये मेंस में है, इससे पहले महिला है अंजू बॉबी जॉर्ज, और तो वो पहले ही पहुंच चुकी हैं, तो वो महिला थी और पहली भारतीय भी थी। ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है जी। तो मुरली श्रीशंकर जो हैं वो मेंस के इवेंट में लॉन्ग जंप में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने हैं। इनसे पहले ओवरऑल देखा जाए भारतीय तो ये थी अंजू बॉबी जॉर्ज, और जिन्होंने कांस्य जीता था, और महिला भी थी और पहली भारतीय भी थी। मेंस में मुरली श्रीशंकर पहले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। पैरासिन ए चेस टूर्नामेंट किसने जीता है? ऑप्शन 1 अरविंद चिदम्बरम, ऑप्शन 2 आर प्रागनंदा, ऑप्शन 3 मैग्नस कार्लसन, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो पैरासिन ए चेस टूर्नामेंट ये जीता है आर प्रागनंदा ने, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। ठीक है जी। चलिए थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो पैरासिन चेस टूर्नामेंट 2022 आर प्रागनंदा ने जीता है, और इसका जो आयोजन है इस टूर्नामेंट का यानी पैरासिन ए चेस टूर्नामेंट ये हुआ है सर्बिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। सिंगापुर ओपन वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता है? ये टूर्नामेंट बैडमिंटन का है। ठीक है जी। सिंगापुर ओपन वुमेन सिंगल टाइटल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन 1 वांग जी, ऑप्शन 2 साइना नेहवाल, ऑप्शन 3 पीवी सिंधु, ऑप्शन 4 सानिया मिर्जा। तो सिंगापुर ओपन वुमेन सिंगल टाइटल का खिताब जीता है पीवी सिंधु ने, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। और चीन की वांग जी को इन्होंने हराया है। ठीक है जी, फाइनल मुकाबले में। चलिए थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो सिंगापुर ओपन का खिताब जीत लिया है पीवी सिंधु ने, और इन्होंने हराया है चीन की खिलाड़ी वांग जी को। और पीवी सिंधु बैडमिंटन की प्लेयर हैं, ये आप जानते ही होंगे, और ये पहली भारतीय हैं जो बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियन बनी हैं। ठीक है जी, यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियन बनने वाली ये पहली खिलाड़ी हैं, पहली भारतीय महिला हैं। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किन 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सीमा विवाद यानी बॉर्डर डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए, समझाने आएगा, सुलझाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन 1 असम और मेघालय, ऑप्शन 2 मिजोरम और मेघालय, ऑप्शन 3 असम और अरुणाचल, ऑप्शन 4 त्रिपुरा और मणिपुर। तो ये 2 राज्य के मुख्यमंत्री हैं, ऑप्शन नंबर 3, यानी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा और अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू। इन दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है सीमा विवाद को सुलझाने का। चलिए थोड़ी सी और जानकारी देख लेते हैं। तो असम के मुख्यमंत्री कौन हैं? हेमंत बिश्व शर्मा, और इनके समकक्ष यानी कि
अरुणाचल के जो मुख्यमंत्री पेमा खांडू, इन दोनों के बीच में हुआ है डिक्लेरेशन साइन। और अब ये फैसला लिया गया है कि इनका विवाद जो है वो कुछ हद तक सुलझ गया है, जो सीमा विवाद था किस किसके बीच में, असम और अरुणाचल के बीच में। तो इससे पहले जो विवादित गांवों की संख्या थी वो 123 थी और इस डिक्लेरेशन के बाद में ये घटकर हो गई है 86, यानी विवाद थोड़ा कम हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस देश में एक्सट्रीम हीट वेव यानी हीट वेव का बहुत ही भयानक रूप देखने को मिल रहा है, इसके चलते रेड वार्निंग जारी करते हुए नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है? तो ऑप्शन 1 है फ्रांस, ऑप्शन 2 कनाडा, ऑप्शन 3 यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन 4 यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो एक्सट्रीम हीट वेव के चलते रेड वार्निंग जारी करते हुए नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी है यूनाइटेड किंगडम ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। ठीक है जी। चलिए थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो एक्सट्रीम यानी कि हीट वेव जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक लेवल पे पहुंच गई है, यानी यहाँ टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है। तो इसके लिए चेतावनी जारी करते हुए राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया है यूके में। तो ब्रिटेन की मैट ऑफिस, ये मैप नहीं है, मैट ऑफिस MET, मैट ऑफिस फोरकास्टर ने इमरजेंसी घोषित की है और इसका अनुमान है कि हीट वेव की वजह से तापमान जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जो यूरोप में बहुत होता है। ठीक है जी, क्योंकि वहाँ ठंडा मौसम रहता है। और यूनाइटेड किंगडम में अब तक जो 2019 में रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर पहुँचा है वो 38.7 डिग्री सेल्सियस पहुँचा है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, हाईएस्ट 38.7 डिग्री सेल्सियस था और अभी जो मैट ऑफिस फोरकास्टर है इनने कहा है कि 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाएगा। तो ये कितना सीवियर या खतरनाक हो सकता है ये हीट वेव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा संस्थान है? तो ऑप्शन 1 IIT दिल्ली, ऑप्शन 2 IIT मद्रास, ऑप्शन 3 IIT मुंबई, ऑप्शन 4 IISc बंगलोर। तो NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसकी रैंकिंग जारी की है अभी। किसने की है? तो धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री हैं, इन्होंने की है। और इस रैंकिंग में बताया गया है कि IIT मद्रास ओवरऑल रैंकिंग में आप सारे संस्थानों को देखें तो पहले नंबर पे IIT मद्रास है। ठीक है जी। चलिए थोड़ी सी और जानकारी देख लीजिए। तो NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की ओवरऑल रैंकिंग में IIT मद्रास पहले स्थान पर है और ये 4 साल से लगातार पहले स्थान पे बना हुआ है IIT मद्रास। अब अन्य IITs की अगर सिर्फ IITs की आप रैंकिंग देखें तो पहले पे हो गया IIT मद्रास और दूसरा IIT जो आता है वो IIT दिल्ली है और तीसरा नंबर पे जो IIT आता है वो IIT मुंबई है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में मंकी पॉक्स का पहला मामला किस राज्य में दर्ज हुआ है? ऑप्शन 1 कर्नाटक, ऑप्शन 2 केरल, ऑप्शन 3 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 4 बिहार। तो मंकी पॉक्स का पहला मामला दर्ज हुआ है केरल में। एक व्यक्ति थे अभी जो UAE से लौट के आए हैं और जब उनको ऐसे सिम्टम्स दिखे तो उनकी जांच कराई गई और जांच में पाया गया। और जांच कहाँ गई थी? जांच गई थी और नेशनल वायरोलॉजी लैब जो पुणे में है और वहाँ से पुष्टि हुई कि इनको मंकी पॉक्स है। यानी ये व्यक्ति जो UAE से लौटे हैं इनको हो गया है मंकी पॉक्स और ये मामला दर्ज हुआ है केरल में, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। ठीक है जी। चलिए थोड़ी सी और जानकारी देख लेते हैं। तो मंकी पॉक्स का सबसे पहला मामला कहाँ दर्ज हो गया है? केरल में। और आपको याद हो तो कोविड का केस भी पहला केरल में ही दर्ज हुआ था। ठीक है, ये UP नहीं है, UAE है। UAE से लौटे थे ये और इनको हो गया है मंकी पॉक्स। जांच ये आप याद रख सकते हैं। नेशनल वायरोलॉजी लैब कहाँ है? तो ये पुणे में स्थित है। और ये एक जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक कहते हैं जब कोई व्यक्ति किसी जंतु से यानी जानवर से किसी मनुष्य में फैल सकती है, उसको जूनोटिक डिजीज़ कहते हैं। ठीक है जी। और इस सबसे पहले ये बंदर में हुई थी, इसीलिए इसका नाम ही मंकी पॉक्स है। 1958 में पहला केस आया था इसका, जो बंदर में पाया गया था। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का पहला ई-वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड इको पार्क कहाँ खोला जाएगा? ऑप्शन 1 है नई दिल्ली, ऑप्शन 2 भोपाल, ऑप्शन 3 लखनऊ, ऑप्शन 3 हैदराबाद। तो भारत का पहला ई
वेस्ट इको पार्क ये खोला जाएगा नई दिल्ली में, ऐसी घोषणा की है दिल्ली सरकार द्वारा। और जो दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय, उन्होंने इसकी घोषणा की है। ठीक है जी। तो पहला ई वेस्ट इको पार्क खोला जाएगा नई दिल्ली में, और दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय, इन्होंने इसकी घोषणा की है। मुख्यमंत्री कौन है दिल्ली के? तो ये हैं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के नेता हैं ये। और उपराज्यपाल कौन है, यानी एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये हैं विनय कुमार सक्सेना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये है आज का आखिरी सवाल। किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में टेलीविज़न सीरीज स्वराज लॉन्च की है? यानी ये एक टेलीविज़न सीरीज़ है जिसमें कई सारे एपिसोड्स आएंगे और इसका नाम होगा स्वराज। तो इसको लॉन्च किसने किया है? ऑप्शन 1 राजनाथ सिंह, ऑप्शन 2 अमित शाह, ऑप्शन 3 अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन 4 अनुराग ठाकुर। तो टेलीविज़न सीरीज स्वराज को लॉन्च किया है केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। क्या है ये सीरीज, इस बारे में और देख लेते हैं। तो आपको पता है कि 15 अगस्त 2022 को 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं हमारी आज़ादी के, और इसको हम मना रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो इसी मौके पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक सीरीज लॉन्च की है, टेलीविज़न सीरीज, जिसका नाम होगा स्वराज। होगी क्या सीरीज़? तो इसमें जो भारत की आज़ादी के योद्धा हैं और कुछ वो लोग जिनको अभी आज तक जाना ही नहीं गया, जिनके बारे में बात की ही नहीं गई, जो गुमनाम नायक हैं, उनका भी जो कंट्रीब्यूशन आज़ादी में रहा है उस पर भी इसमें प्रकाश डाला जाएगा, यानी उनके बारे में भी इसमें बताया जाएगा। कुल एपिसोड जो होंगे वो इस सीरीज में, स्वराज में, वो 75 होंगे। आप देख रहे होंगे ज़्यादातर मामलों में आजकल बहुत 75, बहुत ये नंबर बहुत फेमस है। बहुत सारे मामले जो हैं वो 75 से हो रहे हैं, और वो 75 इसलिए क्योंकि आज़ादी के 75 साल पूरे कर रहे हैं हम। ठीक है जी, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।